Hi, good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel. My name is Pratik Gupta. तो जैसा कि हमने लास्ट वीक अपने करंट अफेयर्स को जो हमारा बैकलॉग बचा था वीडियोस का वो हमने कंप्लीट करना स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में वी डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ फ्रॉम द मंथ ऑफ March till May we completed. So we completed the month of March, April and May. So in today's video, I am going to cover the current affairs of the last 5 days of May and then the month of June completely. जैसे कि लास्ट वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया था, सो आई थॉट दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ कंप्लीट बिग वीडियो फॉर दी जून एंड जुलाई विच आई कमिटेड लास्ट टाइम, सो आई थॉट लेट्स मेक अ शॉर्ट वीडियो so that you people will also be kind of feel that we are covering the things fastly and instead of having lot of burden कि यार कितने सारे करंट अफेयर्स एक बार में हो गए हैं, उसकी जगह थोड़े थोड़े करके कंप्लीट करते हैं. So next week I'll bring the video for the month of July and then after that we will bring the video for the month of August and then हमारा सितंबर एंड तक होते होते हमारे सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, those people are going to write the mains in the next week, they will also find this video comparatively more kind of useful because whatever things I'm going to discuss here, they can use these points as a part of their mains answer writing and maybe there is a possibility कि उनमें से कोई क्वेश्चन ही हमारे मेंस के अंदर आ जाए. So without delaying any further, we're going to start our video and we're going to discuss the current affairs for the month of June. Okay, अब देखिए सबसे पहला जो हमारी न्यूज़ है that is about the quarterly report given by a ministry called Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट प्रोवाइड किया था हर क्वार्टरली कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वट एवर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर बीइंग करेंटली गोइंग ऑन इन द कंट्री. ओके, जिनको गवर्नमेंट मेजर प्रोजेक्ट बोलती है या फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट. मेजर प्रोजेक्ट मीन्स अ प्रोजेक्ट विच इज बेसिकली मोर देन 1,000 करोड़ रुपीज़. तो गवर्नमेंट हमें ये बताती है कि जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, are they really being on time or is there any kind of delay or whatever extra amount of money the government is going to spend on that is being basically being reported. और देख लीजिए ये बहुत important भी है हमारे लिए जानना, जिससे कि हमें ये पता लगे कि कितना पैसा केवल डिले की वजह से एक्सेसिवली खर्च हो रहा है, बिकॉज दैट मनी कैन बी यूज समवेयर else. Even in the G20 meeting we can use it because आप जानते हैं अभी G20 की मीटिंग में 4100 करोड़ रुपीस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेंड किए हैं. अब उससे कितना देश को फायदा होगा कितना नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज व्हाट दे हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी. तो सोचिए अगर यहाँ बचाए होते तो वहाँ खर्च करने में दिक्कत नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली द एंटायर बर्डन विल कम ऑन दी टैक्स पेयर्स ओनली इन केस ऑफ आर कंट्री. इनफैक्ट किसी भी कंट्री में भी हो टैक्स पेयर के ऊपर ही सारा का सारा बर्डन आता है, या फिर गवर्नमेंट लोन लेती है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी गवर्नमेंट को टैक्स से ही पैसा मिलता है. पीपल लाइक दोज हु बीइंग पेइंग टैक्सेस इन केस ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अराउंड 384 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हिट बाय कॉस्ट ओवररन ऑफ 4.66 लाख करोड़ रुपीस. सोच के देखिए 2023-24 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है उसमें 45 लाख करोड़ रुपीस वो लोग खर्च करने वाले हैं इन टोटल. ओके, दैट इज व्हाट द नंबर्स व्हिच आर बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बजट ऑफ 2023-24. तो सोच के देखिए ऑलमोस्ट 10% आप केवल इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि आपने काम ठीक टाइम से नहीं किया है. So think about it, if the government of India would have saved this much amount of money, then this money can be used somewhere else for the purpose of what? For the purpose of creating even more infrastructure and assets in the country. Okay, आगे देखिए, out of 1566 projects, 384 reported cost overruns and as many as 931 projects were delayed. The quarterly project implementation status report on central sector projects costing 150 crore rupees and above for the fourth quarter of 2020-23, January-March 2023 contains detailed information on 1566 projects covering 443 mega projects which are costing 1000 crore rupees plus and 1123 major projects each costing 150 crore rupees and above but below the cost of 1000 crore rupees. Out of this much number of projects, 12 projects were ahead of schedule. सोचिए केवल 12 कितने में से 1500 करीब प्रोजेक्ट में से केवल 12 जल्दी से चल रहे हैं. ठीक है, 292 प्रोजेक्ट्स वर ऑन शेड्यूल. दैट इज अ गुड थिंग. ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 20% ऑफ द प्रोजेक्ट्स
and 931 projects were delayed with respect to the original schedule of completion. So you know this thing, it is very important for any government, to be on toes, and they need to be kind of fast in terms of completing the work, because it is a money which is being paid by people to the government for the development of the country, and not wasting like this by delaying the project. So that is something that you can simply put if a question will come in your mains examination regarding the the investment part, the effectiveness part, economy, efficiency of the governmental working, bureaucratic delays, then this kind of things you can simply use this point to provide and justify your point of view. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये है. सेकेंड, FDI equity inflows contract 22% in financial year 2020-23, यानी कि 2021-22 के मुकाबले अगर बात करें 2022-23 में हमारे देश में FDI का फ्लो जो है वो ऑलमोस्ट 22% से कम हो गया. दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 1/5 डाउन इन कंपैरिजन टू दी लास्ट ईयर. अब इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन आप जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी इज बेसिकली बीइंग काइंड ऑफ फेसिंग और बीइंग काइंड ऑफ अटैक्ड विद दी some sort of, I won't say it's a complete recession, but it is kind of a slowdown which has been going on all over the world. ठीक है. सेकेंडली, रशिया यूक्रेन के वॉर ने आग में घी का काम किया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं अगेन द ट्रेड हैज बीन इंपैक्टेड एट ए ग्लोबल लेवल. ठीक है. जैसा आपको पता है कि यहाँ पे केवल बात करें इक्विटी इनफ्लोज की, क्योंकि जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई में 3 तरह की इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है, एज यू पीपल आर अवेयर. इक्विटी इनफ्लो, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, and then after that you have other type of capital. So they're only talking about the equity inflow because ये fresh investment होती है in case of our country. तो यह बताया जा रहा है foreign direct equity investments into India in fiscal year 2022 shrank 21.67% from the previous year to 46.03 billion, data released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. In the January-March quarter, the inflows were 9.28 billion, around 41% lower than in comparison to the fourth quarter of this particular year. So last year it was around 15.59, but this particular year we are getting around 9.28. तो यहाँ पे देखिए आपके पास कंपैरिजन है कि 2018-19 में it was 44.36, then 49.97, then 59.63, then 58.77, and then 46.03. So the point is what? As you can see, the FDI inflows are on the declining trend for the last 2 years. ठीक है. और इसके लिए मेजरली आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं. एक तो आप कह सकते हैं दी पेंडेमिक, द COVID-19 pandemic, and the second thing is that we have something called what? We have the Russia-Ukraine war, which has been currently going on. Now inflows into computer software, hardware and auto also being reduced because these are the I would say the top sectors in which we are getting the maximum FDI in case of our country. Telecom services trading record higher FDI. January-March FDI contract by 41%, and then the top investors are Singapore and Mauritius, as you know, and then after that the third largest investor is Singapore. Okay, so that is what we have. So you can simply put this particular point as a part of कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में दैट हाउ दी COVID-19 impacted the entire world, how the Russia-Ukraine war impacted the entire world. So this particular point you can also mention as a part of the current affair thing कि इसके बाद से FDI भी impact हुआ, and that is also being impacting what? The employment generation, the capital formation in case of our country, GDP growth in case of our country, the regional development in case of our country. So many points that you can connect as a part of this particular point जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, क्योंकि देखिए मेंस में हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें कोई पॉइंट बना के देता है कि ये पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर आंसर में लिखने हैं. द पॉइंट इज व्हाट दैट यू नीड टू लिसन, you need to read things, and then when you're doing the examination, when you're solving the question over there, when you have this kind of information in your mind, then you can simply put it there. तो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हमें ये सोचना पड़ता है कि इसको हम अपने मेंस में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन ओनली आफ्टर दैट यू पीपल विल बी एबल टू रिकॉल कि हाँ वो पॉइंट पढ़ा था और उसको यहाँ पे मैं रख सकता हूँ.
तो माइंड बहुत तेज काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको कोई बहुत टाइम लगेगा सोचने में. इट्स जस्ट दैट द थिंग्स विल रिकॉल लाइक इन अ जिफी एंड यू विल बी एबल टू प्रोवाइड दी पॉइंट ओवर देयर. ठीक है. थर्ड जो हमारा यहाँ पे है वो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्चेस इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर 2023-27 फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ग्रीन ग्रोथ. देखिए आप जानते हैं कि हमारी कंट्री को बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ जीडीपी ग्रोथ. और आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, एआईडीबी है, हमारे पास एडीबी है, हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है. वी हैव सो मेनी बैंक्स एट ए ग्लोबल लेवल हु आर बेसिकली हेल्पिंग अस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कि खासकर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. ठीक है. तो कहीं ना कहीं वट एवर स्ट्रेटेजी दे हैव मेड, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जिन देशों में आप मान के चलिए कि कभी ठंड नहीं होती, गर्मी नहीं होती थी, नाउ दे बीइंग फेसिंग व्हाट हीट वेव्स ओवर देयर एंड पीपल आर बीइंग डाइंग बिकॉज ऑफ दैट. ओके. एंड इन केस ऑफ आवर कंट्री आल्सो, एज यू नो, August was one of the month where we people are being having the almost 37 or 38%, maybe I'm wrong with the percentage number, जो मैंने पढ़ा था अराउंड 41% तक कितना था कि deficient rainfall we have faced, and that is almost after more than 100 years that we have been having such a lesser rainfall in the month of August. तो आप जानते हैं कि वो किस लिए है, because of the climate change, and moreover that is also going to impact the food production and so many other things in case of our country, and that is also impacting the inflation. और आप जानते हैं इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसे करती है, गरीब आदमी को इम्पैक्ट करती है. तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे दे हैव मेड अ प्लान काइंड ऑफ अ थिंग, एंड इट इज ऑलवेज गुड व्हेन यू हैव अ प्लान कि मुझे सामने वाली कंट्री की क्या क्या हेल्प करनी है, किस किस एरिया में हेल्प करनी है, व्हाट शुड बी माय फोकस एरिया. ओके. So in that case, when we will apply for a loan for a particular project, and that is going to match with the the plan that is being made by ADB, then obviously getting that loan pass and getting the money will be comparatively more easier over there. तो यहाँ लिख रहे हैं, Asian Development Bank on Tuesday rolled out 2023-27 country partnership strategy for India that identifies acceleration, structural transformation, and job creation, promoting climate resilient growth and deepening social and economic inclusiveness as a key focus area. The new CPS aims to help India achieve a higher growth trajectory. ADB will simultaneously increase support for education, health and social protection, and will assist improvements in urban livability and rural development while ensuring gender empowerment and environmental sustainability. And you know this thing, the project growth, that is being financed by ADB has been increased by 6.4% in the year of 2023 and 24. So that is something which is a good initiative. तो आप कह सकते हैं, अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि what all initiatives have been taken by the various international bank for the purpose of development of our country and how they're going to tackle the climate change also, then you can simply mention this particular point. ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, गवर्नमेंट टू बिल्ड food grain godowns in every block. I would say it's a very very good initiative on the part of government of India, but the point is what, that need to be completed. ये complete होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का पूरा होता और गवर्नमेंट इस पर ठीक से काम करती है without having any kind of delay, and they will do it with the proper political will, and the administrative will also do this thing in a good way, then I'm telling you the status of the farmers in case of our country will be much much better. सोच के देखिए, हर ब्लॉक में अगर गोडाउन बन जाएगा, how easy it will be for the farmer to simply sell the crop to that godown people. Okay, because it is being maintained by the government only. That is also going to save the farmer from something called distress sell. It is also going to simply remove the intermediaries between the farmer and the mandis that you still have in case of our country almost after 76 years of independence. तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं that can be solved. Okay, but point यही है कि अगर आप ये बना भी देते हैं, then the government also need to take the proper action to remove the corruption. क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात है, करप्शन की बात केवल भाषण में दी जाती है. Because when you talk about even any chief minister in case of our country, if you talk about the prime minister in case of our country, चाहे वो अभी के हों, चाहे वो पहले के, चाहे वो भी हों, everyone talks about corruption, but hardly anyone is taking proper initiative to remove the corruption in case of our country.
and that is being faced by people when they go to the government offices, and then they will simply kind of interact with them. एक छोटा सा पेपर बनवाने के लिए it's not easy I'm telling you at all, but when it comes to getting the kind of services from the government side, people are aware. ठीक है, तो चलिए वो तो एक अलग मुद्दा है, बट पॉइंट ये है कि पहले बनने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो करप्शन है, क्योंकि होता क्या है ये भी देखने को मिलता है कि जब किसान अपना फूड ग्रेन जो भी उसकी प्रोडक्शन है वो इन FCI के गोडाउन्स पे कहीं जाके बेचता है जहाँ पे अवेलेबल है, they are still not getting the complete payment of whatever things they have sold to the government. They're also not getting the payment on time. The people are being asking for commission over there for the purpose of approving your payment. तो बहुत सारे इश्यूज है, तो सारे टेकन केयर होने चाहिए. केवल पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाने से नहीं होगा, केवल मान के चलिए डिजिटलाइज करने से चीजें इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं होने वाली है, बिकॉज स्टिल द पीपल आर बीइंग हैविंग अ वे टू डू करप्शन. Okay, because I've seen people to do corruption even when they have a CCTV camera in front of them and they're like, क्या फर्क पड़ता है जिससे CCTV कैमरे के एक्सेस जिसके पास है वो भी तो लेगा. That is what the people are being saying. I've seen that, I feel that, okay, in the government offices. So see, under the scheme, a godown of capacity 200 tons will be constructed in every block or district subdivision. That is a good point. It aims to raise India's food grain storage capacity by 70 million ton in the cooperative sector. Currently, grain storage capacity in the country is about 145 million tons. In the next 5 years, this will expand to 215 million tons. और एक चीज अजीब बात है, ये सब चीजें इलेक्शन के टाइम पे याद आती हैं, when you have the election year. Otherwise, आप पावर में हैं, आप काम कर रहे हैं, the thing which are being most important, why you are not being simply doing it, as soon as you will come into power. क्योंकि मान लीजिए अगर किसी भी वजह से मान लीजिए कोई और पॉलिटिकल पार्टी पावर में आते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल स्टॉप ऑल दिस एंड दे विल स्टार्ट समथिंग न्यू बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजी. तो उससे अल्टीमेटली पैसा किसका वेस्ट होगा? द पैसा विल बी वेस्टेड ऑफ द टैक्स पेयर ओनली. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Creation and operation of infrastructure for storage of grains such as godowns will be undertaken by primary agriculture credit societies and the block federation. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अवॉइड फूड ग्रेन डैमेज ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज. जैसे हम तेरे स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो फूड ग्रेन होते हैं वो रेलवे स्टेशन पे ओपन में पड़े हुए हैं, एक पन्नी डाल के छोड़ दिया है, वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बारिश में 50 प्रॉब्लम होती है. तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग दिस काइंड ऑफ डैमेज. देन चेक डिस्ट्रेस सेल्स बाय द फार्मर, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस. ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी एबल टू सेव which is being kind of destroyed, then certainly the dependence on import will go down. Create employment opportunities in rural Indias, because जब godowns बनेंगे और वहाँ पे नए लोग recruit किए जाएंगे, that is also going to provide the employment opportunities for sure. Get farmers better price for their goods, as I just said. So that is a good initiative on the part of government if that will be started. ठीक है. Next point आता है, nearly 4.5 thousand crore rupees under PMJVK, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. देखिए ये जो स्कीम है ये हमारी कंट्री में 2008 से चल रही है. ओके, सो बेसिकली वट एवर एरियाज आई वुड से विच आर नॉट बीइंग दैट मच डेवलप्ड, ओके, तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी की सप्लाई नहीं है, कहीं पे मान लीजिए लेट्स सपोज यू नॉट हैविंग अ गोडाउन्स, यू नॉट हैविंग द कोल्ड स्टोरेज, these kind of things which have been not available over there. So area specific problems are being identified and then these problems are being taken care of with the help of government program. But current government, what they have done, they have simply changed the name and they have relaunched the program in the name of प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम. ठीक है, बहुत सारा पैसा इसके अंदर अनयूज्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि स्टेट्स को पैसा दिया जाता है काम करने के लिए, अनलेस अंटिल दे विल नॉट कंप्लीट एंड दे विल सिंपली नॉट रिपोर्ट, द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विल नॉट बी काइंड ऑफ रिलीज्ड. अब देखिए पॉइंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और यू कैन से द थिंग्स और द एडमिनिस्ट्रेशन एट ए ग्रास रूट लेवल, वाई नॉट दे बीइंग टेकिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस टू डू द थिंग्स. देखिए अगर डेवलपमेंट हो जाएगी, सामने वाला पढ़ लिख जाएगा, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए ना, दे विल थिंक बिफोर वोटिंग. बिकॉज वेन यू प्रोवाइड देम गुड क्वालिटी, ऑब्वियसली बात है जब उनको पैसा अच्छा मिलेगा, when the infrastructure will be developed and people will have the better education, better healthcare and the other, then obviously the people will learn how to raise question
about the things which are not being done by the government which were being promised. ठीक है, तो पॉइंट वही है, पैसा पड़ा है, यूज हो नहीं रहा है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ठीक से यूज करें और चीज़ों को चला दें तो कितना बेहतरीन हो जाए. The kind of initiative and the kind of preparedness you have shown कि this is what we need to do when the foreign delegates will come in case of our country on the G20 meeting. The government was so, I would say, on their toes. It doesn't matter it was a municipality, MCD, it was Delhi state government or the central government or any other ministry, I would say, were there on their toes to provide that meeting successful. The same kind of seriousness if the governments will show the same, because I'm telling you that is not something which is very difficult. जब हम इतनी बड़ी मान के चलिए एक मीटिंग करवा सकते हैं जहां पे वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लीडर आए और उनको मान के चलिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने दी हमने उनको. सो व्हाई नॉट द पीपल ऑफ आवर कंट्री दैट इज ऑल्सो बीइंग टेकन सीरियसली बाय द गवर्नमेंट्स एंड दे शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. So whatever being promised by the government that need to be delivered. So think about it. We can make our country such a beautiful and moreover जो अमृत काल केवल कहा जा रहा है उस चीज को रियलिटी भी बनाया जा सकता है. But only when the seriousness will be provided. केवल you're not supposed to only share in the lectures and the other कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा. You need to be kind of serious. So it has to be at every level. It has to be the central level, state level, panchayat level, municipality level. At every level we need this seriousness on the part of governments to do the work. अब देखिए an amount of around 4,500 crore rupees were under the Pradhan Jan Vikas Karyakram of the Ministry of Minority Affairs by lying unused with the states. जो माइनॉरिटी एरियाज है वहां पे बेसिकली टेलर मेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात करी जा रही है. द PMJVK, a centrally sponsored scheme, is an area development program under which community infrastructure and basic amenities are being created in the identified areas. The infrastructure built up under the scheme is for the benefit of people living in that area. The scheme was restructured and implemented with effect from May 2018 as the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram, so as to reduce gap, if any, in the socio-economic parameters in the 1300 identified areas of the country. अब देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सिंपल सी बात है, जो हमारे माइनॉरिटी एरियाज हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होंगे वो 1910 के हिसाब से होंगे. दैट मीन्स 90% ऑफ द मनी विल बी स्पेंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% मनी विल बी स्पेंड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट. और जहाँ पे यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे 100% पैसा खर्च कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इन द रिमेनिंग पार्ट यू हैव द शेयर ऑफ 60-40. सो दैट मीन्स इट इज अ कोर स्कीम, बिकॉज आप जानते हैं जो कोर ऑफ द कोर स्कीम होती है वहां पे आपको शेयर मिलेगा 80-20, 19-10 का. बट जो कोर स्कीम होती है देयर यू विल गेट अ शेयर ऑफ अराउंड 60-40. ओके, so I would say it's a very good program of the government of India, but the point is what? The state governments are not serious enough, because अब जानते हैं स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का भार तो स्टेट्स के ऊपर ही होता है. So point बहुत सिंपल सा है, the states should show some sort of seriousness in terms of utilizing this money and to do the needful in case of our country. Okay? Next आता है हमारा WTO के बेसिकली जो कुछ डिस्प्यूट थे. देखिए WTO आप जानते हैं, हम क्लास में डिस्कस करते हैं अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर द मेंबर कंट्रीज आर सपोज टू सिट टुगेदर एंड दे नीड टू connect the countries with each other for the international trade, okay, and to provide a non-discriminatory trade. That means you have a principle of most favored nation and the other kind of things you have. अब पॉइंट क्या है कि अभी आप जानते हैं कि अभी तो G20 की मीटिंग हुई थी, वो तो मुद्दे की बात हम बाद में किसी लेक्चर में करेंगे, बट अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि WTO में जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन टू कंट्रीज, तो नॉर्मली उसमें जो WTO का डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो दो स्टेज पे काम करता है. जैसे हमारे देश में आप कह लीजिए कि आपने लोअर कोर्ट में अपील करी, लोअर कोर्ट में केस डाला, आप सेटिस्फाई नहीं है, आप हाई कोर्ट में चले गए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए. ठीक है, तो वी हैव 3 अपील्स हियर, 1, 2. बट इन केस ऑफ दिस यू हैव ओनली 1 अपील कि आपने WTO में केस फाइल किया. इफ यू नॉट बीइंग सेटिस्फाइड देन यू कैन सिंपली अपील एट अ एपीलेट बॉडी इन WTO. ठीक है, अब एपीलेट बॉडी मान के चलिए WTO की काफी टाइम से फंक्शनल नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नंबर ऑफ जजेस विच आर रिक्वायर्ड टू वर्क देयर. तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से
एपिलेट बॉडी काम नहीं कर पा रही है। और डब्ल्यूटीओ में भी जो डिस्प्यूट होते हैं, मान के चलिए जब वो एक बार वो शामिल किए जाते हैं तो उसके बाद उनमें भी 2-3-4 साल तो लग जाते हैं, आराम से लगते हैं, ठीक है, क्योंकि कंट्रीज अपनी रिपोर्ट फाइल करती है, आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने के बाद फिर वो अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट 1/3 प्लस केसेस जो डब्ल्यूटीओ में कंट्रीज लेके जाते हैं रिगार्डिंग ट्रेड डिस्प्यूट, तो वो बोलते हैं भैया तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, बेटर है, क्योंकि यहाँ पे केस आएगा तो खर्चा भी होगा आप लोगों का और उसके अलावा टाइम भी लगेगा। सो बेटर इफ यू सिंपली डू दी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो अगर कंट्रीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर पाती है तो उस केस में उस केस को डब्ल्यूटीओ के पैनल में फाइल किया जाता है और उसके बाद उस पर सुनवाई आगे करी जाती है, ठीक है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री यूएस गए थे, सो व्हेन ही बेसिकली हैड अ डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट ओवर देयर, देन दे डिसाइडेड कि जो करीब 6 ऐसे मुद्दे हैं जो डब्ल्यूटीओ के कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं उनको हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेंगे, ठीक है। अब इसे लिखा है द 6 डिस्प्यूट इंक्लूड काउंटरवेलिंग मेजर्स। काउंटरवेलिंग का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वहां के बिजनेसेस को, जैसे मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को सब्सिडी दे रही है सस्ता माल बेचने के लिए आउटसाइड, यानी कि यू आर बीइंग डूइंग समथिंग कॉल्ड एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो उस एक्सपोर्ट सब्सिडी को रोकने के लिए सामने वाली क्या कंट्री क्या करती है, उसके लिए एंटी सब्सिडी ड्यूटी अप्लाई करती है। हम अपनी क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में डिस्कस करते हैं। तो काउंटरवेलिंग मेजर्स ऑन सर्टेन हॉट रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, सर्टेन मेजर्स रिलेटिंग टू सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स, बहुत पुराना केस है, 16-17 का केस अभी तक पड़ा है। मेजर्स रिलेटिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इंडियाज एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, certain measures on steel and aluminum products and additional duties on some products from the USA। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे यूएस के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने हमारे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगा दी थी, ठीक है, बाय कॉलिंग दैट कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दी बेनिफिट्स ऑफ जीएसपी टू इंडिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो उसके एज अ काउंटर मेजर्स हमने भी उनके कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगा दी थी आफ्टर गिविंग देम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो काफ़ी टाइम से वो डिस्प्यूट खींचे आ रहे थे, फाइनली उनको खत्म किया गया। तो बोला गया ऑफ द 6 WTO disputes, 3 were initiated by India and 3 were initiated by USA. Both sides will within a month's time notify the WTO dispute settlement and panel that disputes are being bilaterally resolved and withdraw the cases. That means out of court ये settlement करने को तैयार है। Since the WTO's appellate body is not functional and decisions are not forthcoming from the body, इंडियन यूएसए हैव सेटल्ड देयर WTO डिस्प्यूट बायलैटरली। अब क्या बोल रहे हैं, केस टर्मिनेटेड, केस क्या क्या है देखिए, यूएस काउंटरवेलिंग मेजर्स ऑन सर्टेन हॉट रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट फ्रॉम इंडिया, इंडिया वॉन, क्योंकि ये ड्यूटी यूएस ने लगाई थी बिकॉज चाइना कंप्लेन रिगार्डिंग अस। इंडिया मेजर्स रिलेटिंग टू सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स, इंडिया लॉस्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनका पॉइंट ठीक था। द रीजन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज गिविंग सब्सिडी टू द इंडियन कंपनीज टू मेक cheaper solar panels here so that the imports will go down, okay, जो कि एक ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है बिजनेस करने का। यूएस मेजर रिलेटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, वी वॉन हियर। इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन EOU MEIS स्कीम्स, इंडिया लॉस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आप जानते हैं, नाउ वी हैव अ न्यू स्कीम कॉल्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दैट इज बीइंग करेंटली गोइंग ऑन। तो वो स्कीम चल रही है, दैट इज बीइंग डूइंग फाइन और उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो कह सकते हैं ये हारे जीते कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी हैव अ न्यू स्कीम विच इज बेसिकली बीइंग काइंड ऑफ एज पर दी WTO रूल्स, टू प्रोवाइड दी बेनिफिट्स टू दी प्रोड्यूसर्स। यूएस ड्यूटीज ऑन स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पैनल रिपोर्ट लाइकली बाय द ईयर। द यूएस रिटेलिटरी ड्यूटी, इंडियाज रिटेलिटरी ड्यूटीज ऑन यूएस एलिमेंट्स, जो मैंने बताया ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ड्यूटी लगाई थी तो हमने बदले में लगाए थे रिटेलिटरी मेजर ऑन यूएस एलिमेंट्स, लैंटिल्स एटसेट्रा, पैनल रिपोर्ट बाय द ईयर एंड। अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक लिखा है, यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। 2023 में ट्रेड हमारा 128 बिलियन का, दैट वाज 119 बिलियन इन 2021-22। इंटेंसिफाई टॉक्स ऑन जीएसपी रेस्टोरेशन फॉर इंडिया, जो मैंने बताया ना जीएसपी बंद कर दिया था ट्रंप साहब ने, रेस्टोरेशन की बात करी जा रही है। इंडिया कीन ऑन यूएस ट्रेड एग्रीमेंट एक्ट डेजिग्नेटेड कंट्री, रिकन्वीन ट्रेड पॉलिसी फोरम बाय द ईयर एंड। So that is what they basically are being talking about as a part of the thing. Next point देखिए,
अब देखिए ये जो स्कीम है, अगेन आई वुड से इट्स अ वेरी गुड स्कीम ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लास्ट ईयर जब इलेक्शन से पहले होता है तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो कोई बुराई भी नहीं है, परंतु ये है कि इलेक्शन जीतने के बाद एटलीस्ट यू नीड टू काइंड ऑफ कीप ऑन डूइंग दिस गुड वर्क, नॉट ओनली फॉर द लास्ट ईयर ऑफ इलेक्शन, यू नीड टू कीप ऑन डूइंग इट ऑल द टाइम, ठीक है। अब देखिए स्कीम का नाम है आपका पीएम प्रणाम, यानी कि पीएम आपको प्रणाम कर रहे हैं। स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमलिरेशन ऑफ मदर अर्थ। काफी लंबी सी फुल फॉर्म है। वॉज अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन फरवरी 1, यानी कि बजट के टाइम पे अनाउंस किया गया था। अब देखिए ये स्कीम का पर्पस क्या है। आप जानते हैं कि हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर का यूसेज जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ यूरिया, अ केमिकल फर्टिलाइजर। और आप जानते हैं दैट इज ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टिंग द सॉइल हेल्थ ऑफ आर कंट्री वेरी बैडली। जो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स रेशियो है वो कम होता जा रहा है, यानी कि यू नीड टू पुट एवरी ईयर मोर एंड मोर फर्टिलाइजर टू गेट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। दैट शोज कि उससे जो मिट्टी की गुणवत्ता है दैट इज ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टिंग नेगेटिवली ईयर बाय ईयर। और अब जानते हैं उसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। यू नीड टू गो फॉर द क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग न्यू लैंड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग द एग्रीकल्चर। तो अब जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो बेसिकली इस पॉइंट पे काम कर रही हैं कि हमें जो, देखिए हमने ये तो कह के बहुत देख लिया कि प्लीज अडॉप्ट करो, प्लीज अडॉप्ट करो, आपको यू नीड टू अडॉप्ट द बैलेंस फर्टिलाइजर, यू नीड टू अडॉप्ट द ग्रीन फर्टिलाइजर, यू नीड टू अडॉप्ट द काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। इस तरह की बात तो कर ली, पर अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम स्टेट को क्या करेंगे, हम स्टेट को यहाँ पे एक तरीके से रिवॉर्ड देंगे if they will reduce the usage of chemical fertilizer in their area by promoting the more green and bio fertilizers। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल देखिए, मैं यहां पे एक लिखा है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में 10 लाख टन अगर आपका कन्वेंशनल जो भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज हो रहे हैं, ठीक है, और उस स्टेट ने अपनी कंजम्पशन 3 लाख टन से घटा दी, यानी कि पहले वो 10 लाख टन कर रहे थे, अब 3 लाख टन से घटा के उनके यहाँ कंजम्पशन हो गई है 7 लाख टन। दैट मीन्स द स्टेट इज बीइंग टेकिंग सर्टेन एक्शंस टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर। तो मान के चलिए अगर उस 3 लाख टन की जो यूसेज कम हुआ है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को 3000 करोड़ रुपए मान लीजिए बच गए, तो 3000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बचे हैं उसमें से आधे स्टेट के एज अ रिवॉर्ड, यानी कि 1500 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे एज अ रिवॉर्ड। तो सिंपल सी बात है, अब सामने वाले को कैश रिवॉर्ड रखेंगे कि भैया तुम्हें मिलेगा पैसा, यू विल गेट मनी, देन सर्टेनली दे विल आल्सो पुट एफर्ट्स टू डू इट। क्योंकि जब तक हम बात करते रहेंगे ना कि भैया किसान को जीरो बजट फार्मिंग अपनानी चाहिए, किसान को दे नीड टू अडॉप्ट समथिंग कॉल्ड व्हाट यू से, कि उनको ग्रीन फर्टिलाइजर अपनाने चाहिए, उनको फिर उनको बायो फर्टिलाइजर्स अपनाने चाहिए, वो नहीं अपनाएंगे जब तक दे विल नॉट बी एबल टू गेट द एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम दी सेंटर एंड स्टेट। क्योंकि आप जानते हैं कहना बहुत आसान है कि यू नीड टू यूज द बायो फर्टिलाइजर्स एंड द अदर, बट द अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट देयर, दे आर ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव इफ यू बाय फ्रॉम आउटसाइड। द सेम यू हैव इन केस ऑफ द अदर थिंग्स। यहाँ क्या लिखा है, Green pastures, rupees 3 lakh crore for schemes to cut chemical fertilizers usage, promote natural farming. Goal is to incentivize alternative fertilizer use, increase farm productivity and income. 50% subsidy for states that reduce dependence on chemical fertilizers. 1451 crore rupees approved to push organic fertilizers, plug research gaps. 8 nano urea plants to be sanctioned by 2025-26। तो स्कीम तो अच्छी है, पैसा लगाओ और रिजल्ट पाओ, सिंपल सी बात है, परंतु अगेन प्रॉपरली नीड टू बी डन। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव। इसके बाद देखिए एक जो इंडेक्स अभी न्यूज में था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट दी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स दैट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
जहां पे हमारी रैंक सुधरी है और वी आर एट नाउ 67th, and they have actually praised us in this index because our ranking is improving in the among the Asian countries. So Denmark, Norway, Finland and Switzerland in the top 5 on the list of 120 countries, achieving universal access to electricity, replacing solid fuels with clean cooking options and increasing renewable energy deployment have been primary contributor to the improvement of India's performance. तो एक बार आप इस इंडेक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड बाय होम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दो चीजें जो मुझे लगा कि न्यूज में थी और आपको पता होनी चाहिए, और मर्चेंट डिस्काउंट रेट तो देखिए आपको पता ही है कि व्हेन यू पीपल पे थ्रू डेबिट कार्ड और यू आर पेइंग थ्रू दी क्रेडिट कार्ड, तो बैंक जो है मर्चेंट को 1%, 2%, 3% काट के पेमेंट करते हैं कि आपने 1000 रुपीज़ की पेमेंट करी, 1000 रुपीज़ में उन्होंने 2% काट के उनको बेसिकली 1000 का 2% कितना होगा, 20 रुपए काट के 980 रुपीज़ उनको पे कर दिया। तो भारत सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे डेबिट कार्ड, क्योंकि आप जानते हैं मास्टर, वीजा, ये सारे के सारे फॉरेन पेमेंट टर्मिनल्स हैं, तो रुपे डेबिट कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला कि दैट व्हेन द रुपे डेबिट कार्ड्स विल बी यूज्ड यू आर सपोज टू चार्ज 0% MDR। ठीक है, अब मान के चलिए सारे के सारे बैंकों को उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि रुपे डेबिट कार्ड का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो नाउ द बैंक्स आर रिक्वेस्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि सर यू नीड टू अलाउ अस टू चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन दी रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस ऑल्सो, बिकॉज वट एवर अमाउंट ऑफ मनी वी आर गोइंग टू अर्न आउट ऑफ दैट वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर पेमेंट सिस्टम। तो बोल रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए वो रिक्वेस्टिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड, blue economy, as you know, those economies which are being dependent upon the marine resources, fishing and the other. तो आप जानते हो over exploitation of marine resources are being going on, so that's why you know that particular thing was also being in news. तो कई बार लोग blue economy को सोच के they basically start writing something else which is not as per the demand. तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो blue economy is about the economy which is being kind of dependent upon the marine resources। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी जो हमारी जून के करंट अफेयर्स में मैं आपको कहूंगा दैट वाज रिलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अपने जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, ओके, दैट मे बी नेक्स्ट वीक ओनली। ठीक, और आप मान के चलिए कि जल्दी ही हमारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं एंड यू थिंक दैट यू बीन गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, सो दैट दे विल ऑल्सो बी एबल टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जिससे कि वी विल ऑल्सो गेट अ काइंड ऑफ अ बूस्ट अप टू डू मोर एंड मोर वीडियो अबाउट द करंट अफेयर्स एंड अबाउट द अदर टेक्निकल थिंग्स ऑल्सो, because I also want to kind of engage more and more people for the other current affairs, for the political event, for the other things, so that we will be able to provide more and more video on our YouTube channel for the purpose of development and you can say for helping the UPSC aspirant। चलिए अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड